नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। कल मॉर्निंग में हमने बायोलॉजी का पहला सेट किया था जिसमें 50 MNM को आपको MCQ करवाए थे। आज का ये वीडियो है जिसमें हम लोग 50 MCQ करेंगे, जिसमें सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी जो होते हैं, बायोलॉजी के जो अलग अलग शाखाएँ हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसके अलावा भी कई सारे हिस्सों को आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसे 50 के करीब में MCQ होंगे, डेली ही सुबह में होगा। ये पूरी कोशिश रहेगी कि डेली सुबह में कम से कम एक वीडियो आपको ऐसा दिया जाए। ये जो है यह AEDO एग्जामिनेशन एंड 72 BPSC इन दोनों के लिए होगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आप एक दिन में पूरा साइंस नहीं तैयार कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि डेली सुबह में एक प्रैक्टिस करना ही है। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको AEDO के लिए क्विज़ में जुड़ना हो, जिसमें डेली शाम में क्विज़ होता है 100 MCQ का, जहां पर आपको मार्क्स भी आपका पता चलता है और आपका स्कोर पता चलता है, नेगेटिव भी पता चलता है, तो ज़रूर ही जुड़िएगा। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही बेहतर चीज़ मिल जाएगा। जीवों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सबसे पहले सवाल सबसे आसान हिस्से से शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकालिएगा। औकारिकी कहा जाता है, शरीर रचना कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है या शरीर क्रिया कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात एनाटॉमी, शरीर की संरचना इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मानव शरीर को भी दिखाया गया है। इसको एनाटॉमी कहा जाता है। शरीर रचना विज्ञान, जीवों की आंतरिक संरचना जैसे कि अंग, टिश्यूज, ऊतक जिनको कहा जाता है, अंग प्रणालियों का अध्ययन जो है कंप्लीट रूप से इसको एनाटॉमी, शारीरिक रचना कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि पौधों का अध्ययन की शाखा क्या है? पौधों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी या फिर मोकोलॉजी, कवक विज्ञान। तो बहुत आसान सवाल हुआ ये, तो आसान से कठिन की तरफ में हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा, इसको बॉटनी कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसमें हम लोग क्या सब पढ़ते हैं? पौधों की संरचना पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, इन सभी को पढ़ा जाता है इसमें, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बॉटनी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जीवों की बाह्य आकृति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसको औकारिकी कहते हैं। उसके अलावा कोशिका विज्ञान यहाँ पर लिखा गया है, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है, या वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य, एक्सटर्नल जो फॉर्म होता है, बाह्य जो उनकी आकृति होती किसी भी जीव के, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको औकारिकी कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ज़रूर ही याद रखिएगा, जैसे घोड़ा हो गया, व्हेल हो गया, जैसे मुर्गा हो गया, इत्यादि जो जीव होते हैं इनके बाह्य शारीरिक संरचना क्या है, इसके अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कहा क्या कहा गया? आकारिकी जीवित जीवों की बाह्य विशेषताएं आकृति, आकार, रंग और संरचना से संबंधित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। बहुत आसान सवाल हुआ यह, तो इससे पहले वाला थोड़ा सा कठिन हो सकता था। इकोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर एनाटॉमी या फिर एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि साइटोलॉजी इसको कहा जाता है। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिका की संरचना, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन अध्ययन इसके तहत में किया जाता है। इसको कहा जाता है कोशिका विज्ञान, जहाँ पर 2 प्रकार की आपने कोशिकाएं पढ़ी होगी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। आपने कोशिकाओं का अध्ययन किया होगा, एक में न्यूक्लियस होता है, एक में क्या होता है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट एक आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ क्या कहा गया? हेरेडिटी एंड वेरिएशंस क्या कहलाता है इसको? आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है क्या? जेनेटिक्स कहलाता है क्या? टेक्सोनॉमी या इकोलॉजी? 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसको जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकी जीवों में आनुवांशिकता यानी कि विरासत और भिन्नताओं से संबंधित होता है, उसी को हम लोग कलेक्टिव रूप से आनुवांशिकता, जेनेटिक्स कहते हैं। इस प्रकार के कठिन भाषा में आसान सवालों को आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये। अगला है कि नेक्स्ट है कि भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग?
आसान सवाल है। आप साथ में अगर आंसर भी निकालते चलेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। एक पेज ले लीजिए, उस पर अपना आंसर नोट डाउन कीजिए, फिर लास्ट में देखिए कितने निगेटिव लग रहे हैं आपके, कितने सही हो रहे हैं। एक अभ्यास होना चाहिए डेली का, प्रैक्टिस का। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या इथोलॉजी या माइकोलॉजी। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। भ्रूण के विकास को क्या कहा जाएगा? नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। भ्रूण के विकास का बहुत ही वृहद चरण होता है जो पढ़ा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण विज्ञान। निषेचन से लेकर के जन्म तक के भ्रूण के विकास का अध्ययन जो है उसको कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फफूंद का अध्ययन क्या कहलाता है? फंगी जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी या फिर माइकोलॉजी या फिर शैवाल विज्ञान जिसको फिजियोलॉजी कहा जाता है, या वायरोलॉजी जिसको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, माइकोलॉजी इसको कहा जाता है। कवक का अध्ययन जो है यह माइकोलॉजी कहलाता है। कवक विज्ञान की वह शाखा है जो कवक फफूंद के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अभी शुरुआत किया है मैंने बायोलॉजी के MCQ, 2 वीडियो हैं, इसलिए आपको आसान से मध्यम स्तर के सवाल दिखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग अपर लेवल तक जाएंगे, जिसमें कठिन सवाल भी आएंगे। एक एक करके सीढ़ी चढ़ना चाहिए और हर हिस्से का रिवीजन करना चाहिए। 72 के बच्चों से 1 सेकंड लूँगा बस आपके, 1 मिनट। 72 के बच्चों से जिन जिन का नहीं हुआ 71 में, उन सभी से मैंने बात की, मैक्सिमम बच्चों से बात की। कुछ और लोगों से करना है, रोज़ 5-10 बच्चों से बात होती है। अब कल भी कुछ लोगों से करना है, आज भी करना है। तो उनमें एक चीज़ सबका कॉमन आता है। मैं पूछता हूँ उनसे, पहला सवाल यही कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हुए हैं, कहाँ पर नेगेटिव लगा है। तो साइंस का नाम तो लेते ही हैं, दूसरा करंट का नाम लेते हैं, और ये दोनों सेक्शन को मिला करके न बंधु करीब में 70 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर आपका 70 क्वेश्चन ही वीक पड़ रहा है तो आधा पेपर ही तो आपका चला गया, बाकी आधे में आपको परफॉर्म करना था। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप लूसेंट का अध्ययन अभी से करें। साइंस के लिए, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे सवाल आते हैं। आप अभी से ही प्रैक्टिस भी करें और साथ में मेंस का आंसर राइटिंग करें। डेली 45 मिनट तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। आसान स्तर के सवालों को भी, मध्यम को भी, कठिन को भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक विज्ञान वह शाखा है जो कवक फफूंद के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होता है, साइंटिफिक अध्ययन से संबंधित होता है, इसको कवक विज्ञान कहा जाता है। शैवाल, एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, ब्रायोलॉजी कहा जाता है, या एंटोमोलॉजी कहा जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इस प्रकार के सवालों में ना आपसे एग्जामिनेशन में ये लिख कर नहीं देगा, शैवाल विज्ञान, कवक विज्ञान, कीट विज्ञान, ब्रायोलॉजी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख कर के नहीं देगा। वहाँ पर आपको फाइकोलॉजी ही लिखा हुआ मिलेगा, माइकोलॉजी ही मिलेगा, ब्रायोलॉजी ही मिलेगा। वहाँ पर आपको शैवाल विज्ञान लिखा हुआ नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के ऑप्शन में। वहाँ पर केवल इंग्लिश में ही लिख करके देते हैं वो लोग, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक तैयार कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शैवाल विज्ञान, उसको कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल विज्ञान शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। शैवाल जलीय पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काई, मॉस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेड़ों पर जो आपने हरी हरी लगी देखी है, जड़ के पास वो काई ही होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी है, जूलॉजी है, साइटोलॉजी है, ब्रायोलॉजी है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोलॉजी कहा जाता है, काई विज्ञान। इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रायोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो ब्रायोफाइट्स, काई, लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। यह थोड़ा सा अलग सवाल हो गया, बाकी सवालों को तो आपने रटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं पक्षियों के? एनाटोमोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी या फिर मत्स्य विज्ञान है, सरीसृप विज्ञान भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, इसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसे बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, इसमें बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मछलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? नेक्स्ट सवाल है, 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, हर्पेटोलॉजी या फिर मत्स्य विज्ञान जिसको कहा जाता है, इक्थियोलॉजी इसको कहते हैं, एनाटोमोलॉजी या फिर जूलॉजी। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ पर एग्जाम में मत्स्य विज्ञान लिख करके नहीं देगा आपको, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश में भी याद करें इसको जो लिखा गया है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। मत्स्य विज्ञान प्राणी शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मछलियों का अध्ययन के लिए समर्पित है, जिसमें अस्थि मछलियाँ, ऐसी मछलियाँ जिनमें अस्थियाँ होती हैं, उपास्थि मछलियाँ और जबड़े रहित मछलियों भी शामिल होते हैं। इन सब का अध्ययन किया जाता है। ये सब मछलियों का अलग अलग प्रकार हैं जिनका अध्ययन किया जाता है इस विज्ञान में। इसको अवश्य ही याद रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। एक चीज़ और है, बच्चों के बार बार मैसेज भी आते हैं कि भाई जनवरी में एग्ज़ाम होगा कि नहीं। कल बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर जो है उनका वीडियो भी वायरल हो रहा था, मैंने शेयर भी कर दिया था टेलीग्राम पर, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में ही होगा। 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के फेज़ में लिया जा सकता है, क्योंकि 9,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो ये भी याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में ही होने वाला है। बाकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है कि सांप और छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अध्ययन को एनाटोमोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या फिर इक्थोलॉजी या फिर ऑरिन्थ्रोलॉजी, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये हिंदी में नाम आपके एग्जामिनेशन में नहीं लिखा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा बी। हर्पेटोलॉजी इसको कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। सरीसृप विज्ञान प्राणी शास्त्र की वह शाखा है जो उभयचर, मेढक, सैलामेंडर्स और सरीसृपों, सांप, छिपकली, कछुए इत्यादि के अध्ययन को कहा जाता है, कलेक्टिव रूप से कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी जरूर याद रखें, यह एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, एसएससी एग्जामिनेशन में यह पूछा जा चुका है। कीटों का अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? एनाटोमोलॉजी, जूलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा ए। एनाटोमोलॉजी इसको कहा जाता है। ऐसे याद रखें, एंट यानी कि चींटी, उससे एनाटोमोलॉजी, इस प्रकार से याद रखें। कोई एक ट्रिक बना लें याद करने का, लेकिन याद अवश्य ही करें। जीव विज्ञान की जो उपशाखाएं हैं, सब डिवीज़न जो बनाया गया है इसमें, उससे जुड़े हुए एक सवाल की गारंटी होती है एग्जामिनेशन में। पूछा जाता है कई बार स्टेटमेंट बना करके या मैच करने के लिए देकर भी आपसे पूछ सकता है। कीट विज्ञान कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो प्राणी शास्त्र की एक शाखा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवों का उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी या फिर साइटोलॉजी या जेनेटिक्स, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। पर्यावरण के साथ अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। जीव का, किसी भी जीव का उनके आसपास के जो पर्यावरण है उसके साथ जो उनका रिलेशन है, इसका अध्ययन जो है इसको इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के एक दूसरे से और उनके भौतिक परिवेश से संबंधों का अध्ययन करती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको इकोलॉजी कहा जाता है। इसकी आपने परिभाषा भी इकोलॉजी में पढ़ी होगी। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, माइकोलॉजी या वायरोलॉजी, 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का विज्ञान जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, औक्रिया, कवक, प्रोटोजोआ ये सब होते हैं, कलेक्टिव रूप से इन सब का अध्ययन है। वैसे इन सब का सेपरेट अध्ययन भी होता है, जैसे वायरस का होता है, वायरोलॉजी इसको कहा जाता है, वो बिल्कुल ही अलग विज्ञान की शाखा है। इसको माइक्रोबायोलॉजी कलेक्टिव रूप से कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब के सब। विषाणु वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगला ही सवाल आ गया वो, अभी मैंने बताया आपको। इसको क्या कहा जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ए। इसको वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु विज्ञान वायरस को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। भारत का वायरोलॉजी संस्थान है वो पुणे में स्थित है। प्रोटीन कोट में समाहित आनुवांशिक सामग्री के उप सूक्ष्म परजीवी कण होते हैं, छोटे छोटे वायरस जो जीवित रह सकते हैं, लेकिन परजीवी होते हैं, ये अपने आप से जीवित नहीं रह सकते हैं। इनको कोई न कोई शरीर चाहिए, भले वो पादप का हो, इंसान का हो या किसी जीव का हो, लेकिन इनको शरीर चाहिए। मृत देह में यह ज़्यादा देर जीवित नहीं रह पाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। जीवाश्म के अध्ययन की शाखा द स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है? उसको क्या कहा जाता है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको कहा जाता है पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान इसको कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एनिमल के बिहेवियर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिंदी मत पढ़िए इसको, केवल इंग्लिश में ही पढ़िए और उसी को याद रखिए। इकोलॉजी, इथोलॉजी, फिजियोलॉजी या टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी तो वर्गीकी कहलाता है बंधुओं। आप मुझे बताएंगे क्या कि टेक्सोनॉमी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इतनी बार ऑप्शंस में आ चुका है ये। इकोलॉजी आपको पता होगा, फिजियोलॉजी में भी मैंने बताया है। टेक्सोनॉमी के बारे में ज़रा मुझे बताएं ज़रूर कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का 18 का आंसर हो जाएगा बी। इसको इथोलॉजी कहा जाता है, व्यवहारिकी कहा जाता है। व्यवहारिकी पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो भोजन की खोज, संचार और सामाजिक व्यवहार उनका जो है, इन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको इथोलॉजी कहा जाता है, व्यवहारिकी कहा जाता है। अगला सवाल है 19 नंबर, बहुत आसान सवाल है। मानव शरीर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत आसान सवाल, इसका आंसर ए हो जाएगा। ह्यूमन एनाटॉमी कहा जाता है, मानव शरीर रचना इसको कहा जाता है, जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों का हम लोग अध्ययन करते हैं। वैसे हर हिस्से का भी अलग विज्ञान है अध्ययन करने का, लेकिन कलेक्टिव रूप से इसको ह्यूमन एनाटॉमी कहा जाता है। मानव शरीर रचना मानव शरीर के अंग और उनके संगठन का अध्ययन करती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जीव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कहा जा रहा है। जीव जीवित रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बायो केमिस्ट्री, जैव रसायन। जीवित चीज़ों में जो रासायन का अध्ययन हम लोग करते हैं उसी को बायो रसायन कहा जाता है, बायो केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अवश्य ही याद रखें। यह पूछा जाता है कई बार, आसान सवाल है लेकिन कई बार बच्चे इसमें गलत करके आ जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बायोकेमिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीन के कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ जीन फंक्शन। जीन के फंक्शन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनोमिक्स, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर इवोल्यूशन। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर जरूर ही निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन के कार्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ जीन फंक्शन जो है इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको कहते हैं, आणविक जीव विज्ञान इसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है मानव विकास तथा उत्पत्ति का अध्ययन किस में किया जाता है? ह्यूमन ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन इज स्टडीज इन टेक्सोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी या फिर पैलियोंथ्रोलॉजी। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव विकास और उत्पत्ति का अध्ययन। तो ये तो एक तरीके से मानव का इतिहास हो गया भाई। इसको तो हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। यूपीएससी मेंस में कई सारे बच्चे ऑप्शनल भी रखते हैं। ये मानव शास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। मानव शास्त्र मनुष्य की उत्पत्ति, विकास और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ये, बहुत ही शानदार सा सब्जेक्ट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया से संबंधित शाखा कौन सी है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो पूछा जा रहा है आपसे, द ब्रांच डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी या फिर एनाटॉमी। यहाँ पर आ गया आपका जो सवाल था, मैंने वो पूछा था। टेक्सोनॉमी इसको कहा जाता है, जिसमें हम जीवों को पढ़ते हैं कि भाई उनका डिवीज़न किस प्रकार से किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परागकणों के अध्ययन की शाखा क्या है, जिसमें हम लोग पॉलीगेन्स के बारे में पढ़ते हैं। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, निकालिए। सभी का आंसर निकालना है आपको। आसान आसान से ये सवाल हैं जिनमें गलत कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परागकणों का अध्ययन को हम लोग पैलिनोलॉजी कहते हैं, पराग विज्ञान कहते हैं। जो आपको याद नहीं रखना है, आपको पैलिनोलॉजी ही याद रखना, क्योंकि हिंदी में ऑप्शंस नहीं देगा आपको, केवल वो यही लिख करके देगा, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल होता है सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई हमारे इंसानों के शरीर की, और सेल से मिलकर के टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू से मिल करके अंगों का निर्माण होता है, मानव अंगों का
निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसको क्या क्या कहा जाता है? इसको टिश्यू का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? ऊतक विज्ञान कहते हैं क्या? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं क्या, या फिर फिजियोलॉजी क्या कहते हैं इसको? इसका आंसर हो जाएगा, इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है, टिश्यू साइंस इसको कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, ऊतक विज्ञान इसको कहा जाता है, हिस्टोलॉजी डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ऊतक का अध्ययन करते हैं। ऊतक का निर्माण सेल से मिलकर के बनता है और हमारे अंग का निर्माण जो है वो ऊतक से मिलकर के हो, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? लेमार्क, डार्विन, मैंडेल या वेलेस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा था। इसका आंसर बी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत द्वारा विकास का वर्णन किया था कि किस प्रकार से जो प्रथम जीव थे जिनका जन्म समुद्र में हुआ, वहाँ से मानव का विकास हुआ, ये इन्होंने बताया था। इसके बदले इनको बहुत सारी सजाएं सुननी पड़ी थी, बहुत कुछ इनको झेलना पड़ा अपने जीवन में, क्योंकि इन्होंने गॉड का जो सिद्धांत था कि हम मनुष्यों को भगवान ने बनाया है, उसको डायरेक्टली इन्होंने चैलेंज किया कि भगवान ने नहीं बनाया है। चार्ल्स डार्विन को इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने बताया कि हम इंसानों को किसी भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि समय के साथ हम इंसान जो है वो जानवरों से बनते हम इंसान बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेमार्क का सिद्धांत आधारित था नेचुरल सिलेक्शन पर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उत्परिवर्तन या अलगाव। जिस प्रकार से मानव का विकास हुआ है ना, जीवन की उत्पत्ति सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी में वही होता है, उसी के हम लोग अभी प्रश्नों को लगा रहे हैं। तो लेमार्क का सिद्धांत किस पर आधारित था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगों का उपयोग और दुरुपयोग पर आधारित था। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑर्गेन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड अनयूज्ड ऑर्गेन बिकम वीकर। जैसे कि आप ही के जो दो हाथ है, बायां और दायां, आप जिस हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे लिखने, पढ़ने, खाने, क्रिकेट खेलने या फिर किसी काम को करने के लिए, वो हाथ आपका थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर आपको महसूस होता है आपके दूसरे हाथ के कंपैरिजन में। तो लेमार्क कहता है कि जीवों के विकास के दौरान क्या हुआ कि कुछ अंगों का उन्होंने ज़्यादा उपयोग किया और कुछ अंगों का उन्होंने कम उपयोग किया, जिसके कारण से क्या हुआ? जिसके कारण से ये हुआ कि वो अंग जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बन गए, जबकि उसकी तुलना में दूसरे अंग कमज़ोर बन गए। अगर आप एक किताब पढ़ेंगे जिसमें सेपियंस जो किताब है, उसमें बहुत ही सुंदर सा व्याख्या किया हुआ है कि जो गोरिल्ला होता है और जो इंसान होता है, इसमें बहुत कम का परिवर्तन होता है। गोरिल्ला की बाँह और छाती बहुत मजबूत होती है, क्योंकि गोरिल्ला के शरीर के विकास में मैक्सिमम ऊर्जा का खपत उसके बाहुबल और उसके चेस्ट को डेवलपमेंट में किया है, जबकि उसका मस्तिष्क जो होता है वो छोटा होता है। वहीं पर मानव का जो बाँह और चेस्ट है गोरिल्ला की तुलना में छोटा होता है, वहीं पर मस्तिष्क जो है हमारा वो बहुत ताकतवर होता है मानवों का, हम इंसानों का, जिसके कारण से अधिकांश ऊर्जा जो है मस्तिष्क को चली जाती है। तो जिस चीज़ के कारण से हमें बहुतायत में बहुत ज़्यादा हम उनसे सुपीरियर हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। बाकी जीन के स्तर पर हम में और गोरिल्ला में बहुत कम का डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। लेमार्क के अध्ययन को जरूर ही याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया यहाँ पर, मेंडल, डार्विन, लेमार्क या वॉटसन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने दिया था। डार्विन के अनुसार अनुकूल जीव ही जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, जो अनुकूल जीव नहीं होंगे वो खत्म हो जाएंगे। यह सिद्धांत अकॉर्डिंग टू डार्विन, ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल ट्रेड्स सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। जो नहीं कर पाएंगे वो कोलैप्स कर जाते, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, म्यूटेशन का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण में परिवर्तन, चेंज इन एनवायरनमेंट, परमानेंट चेंज इन डीएनए, चेंज इन शेप या एडॉप्टेशन, अनुकूलन। म्यूटेशन का क्या तात्पर्य होता है? बायोलॉजी में पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकालिएगा। अभी तक आपको सवाल आसान लग रहे थे, ये भी आसान लग रहा होगा, थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ा होगा ना आपने तो आसान लग रहा होगा। दिक्कत ये होती है कि बच्चे बेसिक्स पढ़ते नहीं हैं, बायोलॉजी की किताब उल्टा करके नहीं देखते हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है। सब कुछ शिक्षकों पर निर्भरता कोचिंग पर ज़्यादा हो जाती है।
डीएनए में अस्थायी परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन जीन में अस्थायी परिवर्तन है जो नई विशेषताएं पैदा कर सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में अनुकूलन का उद्देश्य क्या होता है। पर्पस ऑफ एडॉप्टेशन क्या होता है। सर्वाइवल, एक्सटिंक्शन, विलुप्ति, केवल प्रजनन, रिप्रोडक्शन ओनली या माइग्रेशन, प्रवास। 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जीवों में अनुकूलन का एकमात्र उद्देश्य होता है सर्वाइवल, जीवित रहना। जो हम मानव हैं, कोई सोच सकता है, आपको कोई अगर बोलता 2020 से पहले कि एक महामारी आएगी और आप बच जाएंगे, तो आप उसको इमेजिन कर सकते थे क्या। लेकिन हम इंसानों की यही सबसे बड़ी खासियत है कि हम सर्वाइवल का बहुत अच्छा गुण अपने अंदर रखते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये बहुत सारे जीवों में पाया जाता है। जिन जीवों में यह नहीं पाया जाता वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये थ्योरी पूछा जाता है। जीवाश्म किसका प्रमाण है। इकोलॉजी का, इवोल्यूशन का, टेक्सोनॉमी का, एनाटॉमी का। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। निकालिएगा आंसर इसका। क्या होगा इसका आंसर 31 का। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इवोल्यूशन का। यह परिणाम है, इवोल्यूशन का प्रमाण है। इवोल्यूशन का यहाँ पर आपको दिखेगा। सबसे नीचे सबसे पुराने प्रकार के जीव दिखेंगे, उससे ऊपर उससे नए, उससे ऊपर उससे नए, उससे ऊपर उससे नए। इतिहास में भी यही होता है। कोई एक जगह का जब खनन किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए दिल्ली के पुराना किला जो इलाका है, वहाँ पर बहुत खनन होता है क्योंकि महाभारत कालीन बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर खोज हो रही है। इसमें सबसे नीचे खोजेंगे ना, तो हमें प्राचीन भारत या उससे पहले के लोगों का हमें प्रमाण मिल सकता है। उससे ऊपर जो है हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का प्रमाण मिलेगा। उससे ऊपर जो है मौर्यन काल का प्रमाण हमें मिल सकता है। उससे ऊपर जो है गुप्त काल का प्रमाण हमें मिल सकता है। उससे ऊपर जो है राजपूत काल का प्रमाण हमें मिल सकता है। फिर हमें दिल्ली सल्तनत का प्रमाण मिलेगा। और ये जो रिसर्चर्स होते हैं उनके पास में ये लेंथ के हिसाब से तय होता है कि कितनी गहराई पर कौन सा चीज़ मिल सकता है। सबसे ऊपर हमें क्या मिलेगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री के फेज़ के कोई सिक्के वगैरह होंगे अंग्रेजी काल के, तो वो मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये चीज़ प्रमाणित करता है कि इस चीज़ को, इवोल्यूशन को, जो सबसे गहराई में जाएंगे हम लोग जीवाश्म हमें मिलेगा, वो पहली पीढ़ी के जीव होंगे जो दब गए होंगे कभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। होमोसेपियंस का उद्भव हुआ था एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में। तो इनका उद्भव जो है वो अफ्रीका में हुआ था और अफ्रीका से ही प्रवास करके पहले वो यूरोप की तरफ, एशिया की तरफ और सभी जगहों पर गए। ये बेरिंग की जल संधि उस समय नहीं हुआ करती थी, बल्कि यहाँ पर बर्फ़ हुआ करता था। तो यहीं से ट्रैवल करके वो अमेरिका के प्रायद्वीपों में भी गए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का मुख्य आधार क्या होता है। कंपटीशन, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशंस, माइग्रेशंस। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। प्राकृतिक चयन का बेसिक जो आधार होता है, मुख्य आधार जो होता है, मेन बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो यह होता है वेरिएशंस। विविधता होती है, जीवों मौजूद विविधताएं ही चयन की प्रक्रिया को संभव बनाती है। ऑप्शंस उनके पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इस प्रक्रिया को संभव बनाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अंगों की समान बनावट पर आधारित प्रमाण क्या कहलाता है। एविडेंस बेस्ड ऑन सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेन्स क्या कहलाता है। जैसे मानव की आंखों पर अगर रिसर्च करना हो तो उसकी शुरुआत सूअर के आंखों से होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पिग्स जिनको कहते हैं हम लोग। क्यों भाई, क्योंकि सूअर के आंख और मानव की आंख में बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इसके कारण से रिसर्चर्स जो हैं वो बहुत सारे रिसर्च जो हैं मानव की आंखों से जुड़े हुए, वो सूअर की आंखों पर परफॉर्म करते हैं, फिर उसके मानव की आंखों पर आते हैं। रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है उसका। तो समजात अंग इसको कहा जाता है, सजात अंग कहा जाता है, एनालॉगी ऑर्गेन्स कहा जाता है। अगला है अवशेषी अंग कहा जाता है या फिर जीवाश्म कहा जाता है। तो अंगों की समान बनावट पर आधारित प्रमाण को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहा जाता है। समजात अंग कहा जाता है। होमोलोकियस ऑर्गेन्स कहा जाता है। इनको जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, अब देखिए ज़रा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ और समझाया है। देखिए यहाँ पर इसको कहा क्या जाता है कि समजात अंगों की बनावट समान लेकिन कार्य अलग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको समझाया गया है, इन सभी का कार्य अलग होता है, बनावट लगभग में समान होता है,
ये समान पूर्वज को भी दर्शाते हैं कि हम सब जो हैं एक ही पूर्वज से आए हुए हैं, लेकिन उनका कार्य अलग अलग है। इसको समजात अंग कहा जाता है। जरूर ही याद रखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अलग से याद रखें कृपया करके। समान कार्य लेकिन भिन्न संरचना वाले अंगों को क्या कहते हैं? ऑर्गेन विथ सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इससे पहले क्या था? डिफरेंट फंक्शन था, उनका स्ट्रक्चर सेम था। अब यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया है, फंक्शन उसका सेम है, यह पूछा जा रहा है। इसको समजात कहते हैं, सजात समान कार्य वाले कहते हैं, एनालॉगस कहते हैं, या अवशेषी कहते हैं, या आदिम कहते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इनको सौजात कहते हैं। सौजात यानी कि समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे तितली का पंख दिखाया हुआ है और एक बतख का पंख दिखाया हुआ है, बर्ड का विंग दिखाया हुआ है और इंसेक्ट्स के जो विंग होते हैं उसको दिखाया गया है। दोनों की संरचना जो होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन जो फंक्शन होता है उनका वह समान ही होता है। ओके, संरचना अलग अलग होती है, फंक्शन समान होता है उनका। अवशेषी अंग परिणाम स्वरूप निर्मूल के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्या कहा जाए? अवशेषी अंगों के कौन से उदाहरण हैं? मानव अपेंडिक्स, मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। जो मानव में पाया जाता है यह अवशेषी अंग का उदाहरण होता है, क्योंकि एक समय में यह किसी कार्य में आता होगा, अब यह हमारे शरीर में किसी काम का भी नहीं है। अपेंडिक्स अब किसी प्रमुख कार्य में नहीं आता है, यह अवशेषी अंग कहलाता है। अवशेषी अंग इसको कहा जाता है। अगर इसको शरीर से हटा भी दिया जाए तो भी कोई नुकसान मानव को नहीं होगा। माना जाता है कि जब मानव वनों में निवास करते थे उस समय में सेलुलोज को पचाने में कहीं न कहीं यह सहायक सिद्ध होता था। आज आप सेलुलोज नहीं पचा सकते हैं। सेलुलोज अर्थात घास, पेड़ के पत्ते इत्यादि जो हैं वो आप आज नहीं पचा सकते, क्योंकि मानव के पाचन में वैसी शक्ति है ही नहीं। वो गाय, भैंस, बकरियां जो हैं वो पचा सकती हैं। लेकिन एक समय में जब मानव वनों में निवास किया करता था तो तब वो इन अंगों का उपयोग करके सेलुलोज के पाचन में कहीं न कहीं यह मदद करता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अंग हैं हमारे शरीर में जिनका कोई फंक्शन नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? तो अवशेषी अंग कहते हैं। जैव विकास किस गति से होता है? तेजी, धीरे धीरे, अचानक से, चक्रीय रूप से। क्या जैव विकास चक्रीय रूप से हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत स्लोली होता है जैव विकास। लाखों वर्ष लगते हैं तब जाके जैव का विकास संभव होता है, जैव विकास संभव हो पाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट अधिक प्रभावी होता है बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में, मध्यम में, सभी जनसंख्या में? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये अधिक प्रभावी होता है। किस में अधिक प्रभावी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी जनसंख्याओं में ये अधिक प्रभावी होता है। छोटी जनसंख्या में संयोग से जीन आवृत्ति बदलने की संभावना अधिक होती है, छोटी जनसंख्या में अधिक होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इवोल्यूशन, प्रजाति निर्माण जिसको कहा जाता है स्पीसीएशन, या फिर उत्परिवर्तन या अनुकूल, म्यूटेशन या फिर एडॉप्टेशन। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है स्पीसीएशन कहा जाता है, प्रजाति निर्माण कहा जाता है। जब एक जनसंख्या अन्य से प्रजनन रूप से अलग हो जाती है तो उसको स्पीसीएशन कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक अवरोध के कारण से बनने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? स्पीसीएशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। तो एक ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण से वह जीव वहीं पर केवल बना, उसका कहीं और पर ही विस्तार संभव नहीं हो पाता है। इसका भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है। इसको एलोपैट्रिक कहा जाता है। इसको जरूर याद रखें। जब पर्वत, नदी आदि के कारण प्रजातियां अलग हो जाती हैं इसको क्या कहा जाता है? एलोपैट्रिक स्पीसीएशन इसको कहा जाता है। ज्योग्राफी के कारण से वह जीव जो है वो अलग तरीके का डेवलप हो गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण मिल सकते हैं आपको। डार्विन की यात्रा का जहाज, शिप यूज्ड बाय डार्विन, बहुत ही अद्भुत सा ये सवाल है। ये ऐसे ही मैंने डाल दिया, इसको ज़रूर याद रखिएगा। विक्टोरिया, टाइटेनिक